हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास तक हमने हमारे चैप्टर के अंदर हमने पीरियोडिक टेबल वाले पार्ट को कंप्लीट कर लिया था। पीरियोडिक टेबल वाले पार्ट में हमने क्या सीखा कि क्या होती है हमारी पीरियोडिक टेबल, किस तरीके से हम हमारी पीरियोडिक टेबल को याद करते हैं, ट्रिक्स हमने देखी थी उसके अंदर, ठीक है। और कुछ एक पर्टिकुलर टाइप के हमने न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस कर लिया था, ठीक है। डिस्कस कौन से न्यूमेरिकल्स? हमने देखा था कि अगर किसी एलिमेंट का हमें एटॉमिक नंबर गिवन हो तो हम किस तरीके से उसका पीरियड नंबर बता सकते हैं, उसका ग्रुप नंबर बता सकते हैं, और साथ ही साथ ये भी बता सकते हैं कि वो कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है, ठीक है। तो देखें, हमने हमारे चैप्टर का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया जिसमें हमने पूरी हिस्ट्री डिस्कस की और कुछ टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। हम हमारे चैप्टर का दूसरा पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो क्वेश्चंस तो यहीं से फॉर्म होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि किस तरीके से हमने पीरियोडिक टेबल को जाना, कैसे पीरियोडिक टेबल आई, जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या कौन सी पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में अब आप समझें कि काफ़ी सारे हमें प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। जैसे कि मैं आपको नाम बताऊँ, जेड इफेक्टिव यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, एटॉमिक रेडियस पढ़नी है, आयोनिक रेडियस पढ़नी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़नी है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पढ़नी है। तो ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर डिस्कस करनी है। लेकिन जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है ना, सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ एक प्रॉपर्टी से बिलोंग करती है। मतलब जब तक हमें वो एक प्रॉपर्टी पता नहीं होगी तब तक हमें बाकी सब कोई सी भी प्रॉपर्टी समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है वो है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको हम दिखाते हैं जेड इफेक्टिव से, ठीक है। जेड इफेक्टिव से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो, न्यूक्लियर चार्ज यानी कि न्यूक्लियस का चार्ज, न्यूक्लियस के चार्ज मतलब प्रोटॉन्स का चार्ज, प्रोटॉन्स को हम किससे दिखाते हैं? जेड से दिखाते हैं। और इफेक्टिव यानी कि ई डबल एफ हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव, ठीक है। अब देखो, जेड इफेक्टिव पे मूव करने से पहले मैं आपको थोड़े बहुत और टर्म्स लिखवा रहा हूँ, ठीक है। थोड़े बहुत टर्म्स और कौन से हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से देखें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मतलब जेड इफेक्टिव से रिलेटेड नहीं है, हमें जो चीज़ें पता होनी चाहिए बस ये है, नॉर्मल कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। उसके बाद फिर हम जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहला, अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स, ठीक है। अल्कली मेटल्स क्या होती हैं? जो हमारे पास, आप सब जानते हैं ना, पढ़ लिया इतना तो अभी तक, जो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप जो मेटल्स होती हैं, फर्स्ट ग्रुप कौन सा? फर्स्ट ग्रुप सबसे पहले लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। तो ये हमारी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स या मेटल्स हैं, ठीक है। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि देयर एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म बेस, देयर एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म बेस, बस इतना काफ़ी। दियर एक्वस सॉल्यूशन। अब देखो, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है? जहाँ पर भी एक्वस टर्म मिल जाए ना आपको, मतलब हमने क्या किया है, जहाँ पर भी हमें एक्वस टर्म मिल जाए मतलब हमने उस सब्सटेंस को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहली चीज़, जहाँ पर भी आपको एक्वस लिखा मिले, एक्वा का मतलब क्या होता है? वाटर, ठीक है। तो एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म बेस। इनके जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं ना, वो बेस फॉर्म करते हैं। एक्वस सॉल्यूशन होने का मतलब, जब आप लिथियम को वाटर में डिसॉल्व करोगे या लिथियम की वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे ना, तो वो बेस फॉर्म करता है, LiOH। मेरे ख्याल से इतनी रिएक्शंस आप जानते होंगे, ठीक है। NaOH, सोडियम की वाटर से रिएक्शन होगी तो NaOH फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इनके जो एक्वस सॉल्यूशन होता है ना, वो बेस फॉर्म करते हैं। अब देखो, जो बेस होता है ना, बेस को हम कहते हैं अल्कली या फिर अल्कलाइन। बेस को हम अल्कली या फिर अल्कलाइन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या कहा गया? अल्कली मेटल्स कहा गया, ठीक है, क्योंकि ये वाटर के साथ डिसॉल्व होने पे बेस का फॉर्मेशन करती है, अल्कली का फॉर्मेशन करती है, ठीक। दूसरी टर्म,
दूसरी टर्म है अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल, जैसे अल्कली मेटल्स हैं वैसे ही अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं ये बेसिकली बिलोंग करती है सेकेंड ग्रुप से। सेकेंड ग्रुप से बिलोंग करती है ना। सेकेंड ग्रुप कौन सा? बेरिलियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ठीक है। और लास्ट में एक और होता है रेडियम, ठीक है ना। तो ये सारी के सारी कौन सी मेटल्स हैं? सेकेंड ग्रुप की मेटल्स हैं, ठीक है। अब क्यों इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जा रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले तो अल्कलाइन तो समझ रहे हो, अल्कलाइन का मतलब बेस होता है ना। तो यही सेम चीज़ कि इनके भी जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं ना, ये वाटर के साथ मिलाने पे डिज़ोल्व होने पे क्या बनाते हैं? बेस का फॉर्मेशन करते हैं, अल्कली का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब अर्थ मेटल्स क्या है? ये जो मेटल्स है ना, मेटल्स ये बेसिकली हमें अर्थ क्रस्ट में मिलती है, ठीक है। तो वाटर से रिएक्ट करने पे बेस का फॉर्मेशन करता है, इसलिए अल्कलाइन। और अर्थ मेटल्स क्यों? क्योंकि अर्थ में हमें मिलती है, अर्थ क्रस्ट में हमें मिलती है, ठीक है। तो डियर एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म अ बेस एंड फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है। तो अर्थ क्रस्ट में हमें ये मेटल्स मिलती है और बेस का फॉर्मेशन करती है, ठीक। तो ये हो गया हमारा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। अब इसके बाद कुछ और भी टर्म्स आ रहे हैं, जैसे कि हेलोजेंस। हेलोजेंस क्या होते हैं, ठीक। तीसरा, हेलोजेंस कौन सी एलिमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो हेलोजेंस कौन से हैं? जो हमारा ग्रुप 17 है ना, ग्रुप 17 ग्रुप 17 में अब आप बताओ कौन कौन से हैं। ग्रुप 18 से जस्ट पहले कौन सा है? ग्रुप 18 कौन सा है? ग्रुप 18 कौन सा है? इनर्ट गैसेस। तो ग्रुप 18 से जस्ट पहले कौन है? क्या हेलोजेंस मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है ना। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेरिन, ठीक है। ये हमारे ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। हेलोजेंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, दे फॉर्म सॉल्ट, ठीक है। ये क्या करते हैं? सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। हेलोजेंस के बाद हम चलते हैं किस पे? चैल्कोजेंस। चैल्कोजेंस कौन होते हैं बता सकते हैं? तो अगर थोड़ा बहुत याद हो तो देखो, नहीं याद तो भी कोई बात नहीं। देखो, ग्रुप 17 से पहले कौन आता है? ग्रुप 16। तो चैल्कोजेंस बेसिकली कौन है? जो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स उनको हम चैल्कोजेंस कहते हैं। ग्रुप 16 के एलिमेंट्स कौन कौन है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ओस टेल से टीपो, है ना, ट्रिक याद होगी आपको। तो ये हमारे ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं ना। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पर ना जो बेरिलियम है, बेरिलियम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में नहीं आता है, ठीक है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये जो बेरिलियम है, शायद आपको थोड़ा सा याद होगा कि बेरिलियम ना एम्फोटेरिक होता है। बेरिलियम बेसिकली एसिड की फॉर्म में भी रिएक्ट करता है, या एसिडिक नेचर भी शो करता है, और ये बेसिक नेचर भी शो करता है। तो ऐसे सब्सटेंस जो एसिडिक प्लस बेसिक दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज़ को शो करें उनको हम कहते हैं एम्फोटेरिक, ठीक है। तो बेरिलियम को अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं कहा जाता है, हाँ, लेकिन है तो हमारे सेकेंड ग्रुप का, ठीक है। चलो वापस आ जाते हैं किस पे? चैल्कोजेंस पे। चैल्कोजेंस क्यों कहा जाता है, ठीक है। बेसिकली चैल्क का मतलब होता है, चैल्क का मतलब होता है ओर, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है ना, ये हमारी ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स है, ठीक है। चैल्क का मतलब होता है ओर, ठीक है। तो जनरली जो ओर्स होते हैं ना, ये जो मतलब एलिमेंट्स हैं, ये ओर्स की फॉर्म में हमें मिलती है, ठीक। इसलिए इनको चैल्कोजेंस कहा जाता है, ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। फिर हम आते हैं अगला है निकोजेंस। अगला कौन सा है? निकोजेंस, ठीक है। निकोजेंस कौन से हैं? 17, 16, 15, ये लास्ट है, ठीक है। मतलब इस ग्रुप में ये लास्ट चल रहे हैं हम। तो जो ग्रुप 15 होता है, ग्रुप 15 को हम कहते हैं निकोजेंस, ठीक है। 15 में कौन कौन आते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और
बिस्मिथ, बोलो यही याद है ना, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको निकोजेंस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बेसिकली देखो, जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि नाइट्रोजन का बताओ NH3 एक कंपाउंड होता है, ठीक है। अगर आपने NH3 वैसे तो स्मेल नहीं की होगी, लेकिन जो इनकी स्मेल होती है ना वो बहुत इरीटेटिंग सी होती है। इनकी जो गैसेस फॉर्म होती है ना बहुत इरीटेटिंग होती है, ठीक है। तो फॉर्म इरीटेटिंग गैसेस, ठीक है। तो प्रॉपर्टी से नाम दिए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, बस याद रखना है कि क्या है, ठीक। निकोजेंस हो गया। अब चलते हैं आगे। देखो, निकोजेंस के बाद अब हम डिस्कस करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स को। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो बेसिकली हमें पता ही है ना, क्या होती हैं। डी ब्लॉक की एलिमेंट्स को या डी ब्लॉक की मेटल्स को ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है, ठीक है। तो हम जानते ही हैं इनके बारे में। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। लेकिन डी ब्लॉक में भी हमें किसको छोड़ना है? एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मरकरी। बताया था मैंने आपको कि जिंक, कैडमियम, मरकरी को हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम ट्रांजिशन के अंदर कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन कहने का रीज़न क्या है कि ये ना एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो करते हैं, लेकिन जिंक, कैडमियम, मरकरी ना सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को, या अभी आप शायद ऑक्सीडेशन स्टेट ना जानते हो, शायद ना जानते हो, तो मैं बता दूं कि सिर्फ इनके ऊपर +2 टाइप का चार्ज हो सकता है, लेकिन बाकी की डी एलिमेंट्स के ऊपर, डी मेटल्स के ऊपर मतलब वैरायटी ऑफ चार्ज होते हैं। +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है ना, तो उनको ट्रांजिशन कहा जाता है, ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो गए। अब हम मूव करते हैं, देखो किस पे, हाँ, इनर ट्रांजिशन पे आ जाते हैं। इनर ट्रांजिशन या हम बोले रेयर अर्थ मेटल्स। रेयर अर्थ मेटल्स कौन है? 4f। मतलब 4f कौन है? 4f कौन सी सीरीज है? लेंथेनॉइड सीरीज। लेंथेनॉइड्स को हम क्या कहते हैं? रेयर अर्थ मेटल्स या एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि लेंथेनॉइड्स जो है ना बेसिकली बहुत मतलब रेयर चांस होते हैं हमें मिलने के, लेकिन मिलते कहाँ पर है? अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, ठीक है। दे रेयरली फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। दे रेयरली फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है। रेयर अर्थ मेटल्स, ठीक। अब एक और, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस सब जानते हैं। इनर्ट गैस कौन सी है? कौन सी है? ग्रुप 18। ग्रुप 18, ठीक है। ग्रुप 18 में कौन कौन है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। तो ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हम इनर्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसी से रिएक्ट करना ही नहीं चाहते हैं। ये अपनी सिंगल फॉर्म में ही क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं, ठीक है। कोई इनकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी नहीं होती है। जैसे कि हम बोलें O, आप जानते हैं, इतनी सी चीज़ तो आप जानते हैं कि भाई ऑक्सीजन जो होता है वो O की फॉर्म में नहीं मिलता है। किसकी फॉर्म में मिलता है? O2 की फॉर्म में, क्योंकि अकेला O क्या है? स्टेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन सिमिलरली अगर हम इनकी बात करें ना तो ये इंडिविजुअली क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है? बिल्कुल ये रिएक्ट करना चाहते ही नहीं है। इनर्ट है। इनर्ट का मतलब जो अकेला रहना चाहता है, सिंगल रहना चाहता है, कोई रिएक्शन नहीं करना चाहता, ठीक है। तो इनर्ट गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ठीक है, दे एग्जिस्ट इन फ्री फॉर्म, ठीक है, मतलब कि अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, ठीक है। कुछ हमने चीज़ों को डिस्कस कर लिया। हमें पता होना चाहिए निक्टोजेंस क्या है, चेल्कोजेंस क्या है, तो कुछ चीज़ें हैं। अब इसके बाद बेसिकली थोड़े बहुत और मैं पॉइंट्स आपको लिखवाऊंगा, तब तक आप इसको कॉपी करें और फिर उसके बाद हम मूव करेंगे। वैसे हमने ये टॉपिक जल्दी डाल लिया, कोई बात नहीं, क्या जा रहा है ना, वापस डाल लेंगे। तो उसके बाद फिर हम मूव कर जाएंगे किस पे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे, ठीक है। तब तक आप इसको कॉपी करो। लिख लिया? तो किसको करते हैं रफ?
देखो इसके बाद भी अब एक दो टर्म्स और हैं, उनको हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो कहाँ तक हमने कर लिया, 8 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। देखें 9 है ट्रांस यूरेनिक। ट्रांस यूरेनिक क्या है, जो बेसिकली जो आपको पता होगा कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मेन मेड है ना, तो ऐसे मेन मेड एलिमेंट्स को हम रखते हैं ट्रांस यूरेनिक वाली कैटेगरी में, ट्रांस यूरेनिक कहा जाता है उनको, ठीक है। तो ध्यान रखना, मेन मेड एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, ट्रांस यूरेनिक कहते हैं, ठीक। कौन से एलिमेंट्स हैं ट्रांस यूरेनिक, आफ्टर यूरेनियम एलिमेंट्स, आफ्टर यूरेनियम। जो यूरेनियम के बाद जो एलिमेंट्स हैं ना वो ट्रांस यूरेनिक हैं, ठीक है, वो मैन मेड एलिमेंट्स हैं, ठीक। ट्रांस यूरेनिक हो गया। आते हैं लास्ट जो है हमारा कोइनेज मेटल्स। कोइनेज मेटल्स का मतलब क्या है, जिनसे हम कोइंस बनाते आ रहे हैं, ठीक है। तो कोइनेज मेटल्स हैं, 3 हैं, Cu, Ag, Au, ठीक है। क्यों आगे आऊँ, ठीक, ट्रिक है इसकी, क्यों आगे आऊँ, एक ही है ना, एक ही है। याद करो जो हमारा 12 ग्रुप होता है, जिंक कैडमियम मरकरी होता है, 12 से जस्ट पहले 11 में कॉपर है, तो कॉपर सिल्वर और गोल्ड है ना, ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, कोइनेज मेटल्स इनको कहा जाता है, ठीक। ये हो गया हमारा कंप्लीट। कुछ इंपॉर्टेंट अभी और भी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला है पैरामैग्नेटिक एंड क्या, डाया मैग्नेटिक, ठीक है। अब वैसे थोड़ा बहुत आप इनके बारे में जानते हैं क्या है ना, हमने पढ़ लिया था एटॉमिक के अंदर, जनरल केमिस्ट्री के अंदर। तो पैरामैग्नेटिक कौन होते हैं, अब तो बताओ, अगर पता है तो बताओ क्या होते हैं। पैरामैग्नेटिक वो स्पीशीज़ होती हैं, क्या सोचो, पैरामैग्नेटिक वो स्पीशीज़ होती हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होती हैं, अट्रैक्ट होती हैं। याद है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड से क्या होती है, इन्फ्लुएंस होती है, अट्रैक्ट होती है, उनको हम कौन से कैटेगरी में रखते हैं, पैरामैग्नेटिक वाली कैटेगरी में रखते हैं। कौन से होते हैं, जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। याद आ रहा होगा आपको, पैरामैग्नेटिक स्पीशीज़ कौन होती है, हैविंग unpaired electrons and attract towards magnetic field, ठीक है। जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होती हैं, अट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। इसके बाद है डायामैग्नेटिक। देखो डायामैग्नेटिक क्या है, जिनके पास हैविंग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड डज नॉट अट्रैक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होती हैं, ठीक। तो सिंपल सा है, जिनके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा वो पैरा होगा, ठीक। और जिनके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम क्या कहते हैं, डाया कहते हैं, ठीक। अब कैसे फाइंड किया जाता है, तो अगला टर्म है पैरामैग्नेटिज्म। किस तरीके से पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक को फाइंड किया जाता है, ठीक है। तो टर्म है पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म क्या है, देखो हम बेसिकली इसको एक और नाम से लिख सकते हैं, जान सकते हैं, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट के नाम से भी जानते हैं किसको, पैरामैग्नेटिज्म को, ठीक है। कैसे फाइंड किया जाता है, आपको पता है किससे फाइंड किया जाता है, इसको हम म्यू से फाइंड करते हैं। म्यू है ना, म्यू का फॉर्मूला था √n n+2, याद आ रहा होगा, बोहर
मैग्नेटॉन, है ना, ये इसकी यूनिट थी बोहर मैग्नेटॉन, जहाँ पर n क्या है, n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी यूनिट क्या होती है, बोहर मैग्नेटॉन होती है। ठीक, अब देखो इसी के बाद आगे चलते हैं। देखो इसी के अंदर लिख रहे हैं कि देखो जब हमारे पास स्पीशीज़ में जब सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो बताओ म्यू की वैल्यू क्या आती है। देखो सिंपल सी बात है, जब n की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, मतलब n जीरो के अलावा कुछ भी होगा ना, तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, क्योंकि जैसे ही n जीरो हो जाएगा तो फिर तो म्यू जीरो हो जाएगा। ठीक है, और म्यू जीरो हो जाएगा ना, तो स्पीशीज़ कैसी हो जाएगी, डायामैग्नेटिक हो जाएगी ना। पहले तो एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं कि जब हमारा म्यू इक्वल टू ज़ीरो होगा तब स्पीशीज़ कैसी होगी, डाया होगी, और जब हमारा म्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ज़ीरो नहीं है बाकी कुछ भी होगा ना, तो स्पीशीज़ कैसी होगी, पैरामैग्नेटिक होगी। ठीक है, अब देखो कंडीशन समझ में आ रही ना कि म्यू जीरो कब हो सकता है, जब n जीरो हो। इन दोनों टर्म्स में से यही जीरो हो सकता है, क्योंकि ये तो जीरो हो ही नहीं पाएगा। अगर आप n को जीरो रखेगा ना, तो भी ये जीरो प्लस टू 2 आएगा, तो सिर्फ ये जीरो हो सकता है। तो म्यू जीरो कब हो सकता है, जब n की वैल्यू जीरो हो, और n की जीरो के अलावा जो भी वैल्यू होगी ना, तो हमेशा हमें स्पीशीज़ कैसी मिलेगी, पैरामैग्नेटिक मिलेगी, है ना। तो उसी की कंडीशन में बात कर रहा हूँ कि देखो जब अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 हो, ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ। देखो आप यहाँ पर पुट कर दो 1 प्लस 2, बताओ रूट 3 आया ना, रूट 3, 1 इंटू 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 क्या होता है, 3 होता है। बताओ रूट 3 आया, रूट 3 की वैल्यू क्या होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बतानी, बताओ क्या रूट 3 रूट 4 से छोटा है ना, रूट 4 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। मतलब रूट 3 रूट 4 से छोटा है, मतलब 2 से तो कम है ना, 2 से कम होने का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू 1 पॉइंट कुछ ना कुछ होगी। सिर्फ इतना बता दो, 2 से कम है तो बताओ इसकी वैल्यू 1 पॉइंट कुछ ना कुछ होगी, किसकी, रूट 3 की। सही बात है। देखो n इज इक्वल टू 2, बताओ म्यू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 2 कितना हो गया, 2 प्लस 2 4, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8। बताओ 8 की वैल्यू जस्ट रूट 9 से, यानी कि 3 से, बताओ रूट 9 होता है 3, तो 3 से जस्ट थोड़ा सा कम होगा ना, रूट 8, अंडर रूट 8, है ना। मतलब इसकी वैल्यू जो भी होगी ये 2 पॉइंट कुछ ना कुछ होगी। ठीक है, अब यहाँ से बेसिकली मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि देखो जब हमारा n ना 1 होगा तो हमारी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 1 पॉइंट कुछ ना कुछ आएगी। जब n 1 है तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 1 पॉइंट कुछ ना कुछ होगी। जब n 2 है ना तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 2 पॉइंट कुछ ना कुछ होगी। जब n 3 होगा ना तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 3 पॉइंट कुछ ना कुछ होगी। 4 होगा तो 4 पॉइंट, 5 होगा तो 5 पॉइंट। ठीक है, तो इसका फ़ायदा क्या है, जब आपको क्वेश्चन मिलेगा ना कि सपोज़ बताओ एक स्पीशीज़ है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट है 10 पॉइंट कुछ ना कुछ, ठीक है, तो बताओ उस स्पीशीज़ के अंदर नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे हैं। अब जिसको नहीं पता वो क्या करेगा, 10 इंटू 10 प्लस 2 इक्वेशन बनाई, सॉल्व किया, है ना। मतलब ऐसी चीज़ें, 10 यहाँ नहीं, यहाँ 10, तो एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी। क्वाड्रेटिक के फिर रूट्स निकालो ना, तो वो तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, करना ही नहीं है। देखो अगर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 10 पॉइंट कुछ ना कुछ होगी, मतलब बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, n की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। आई बात समझ में। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें और हैं, इनको कॉपी करें, फिर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास पूरी पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो गैसेस होते हैं, गैसेस स्टेट के अंदर होते हैं जनरली नेचुरली, और कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो लिक्विड स्टेट के अंदर होते हैं। ठीक है, तो इनको कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। कर लिया कॉपी, ठीक है। तो यहाँ से अब हम देखो स्टार्ट करते हैं। देखो हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो गैसेस होते हैं, मतलब उनकी फिजिकल स्टेट जो होती है वो गैसेस होती है, कुछ की लिक्विड होती है, कुछ की सॉलिड होती है। तो सॉलिड तो जनरली सबके सभी हैं, है ना। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से हमारे गैसेस एलिमेंट्स हैं। तो देखो गैसियस एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो बेसिकली गैसेस एलिमेंट्स हैं हमारे पास। एक तो जो इनर्ट गैसेस होती हैं, इनर्ट गैसेस सारी की सारी गैस है, इनर्ट गैस ही नाम के अंदर उसके अंदर आ रहा है। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन, ये सारी की सारी तो क्या होती हैं, गैसेस स्टेट में होती हैं। प्लस
F2, Cl2, O2, N2 और H2, ये जो होते हैं ये हमारे पास कौन सी स्टेट में होते हैं, ऐसे ब्रैकेट में गैसेस स्टेट के लिए अपन ऐसे ब्रैकेट में G दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गए गैसेस एलिमेंट्स। कुछ होते हैं लिक्विड, जो मतलब परमानेंटली, जो ये हम बात कर रहे हैं रूम टेम्परेचर पे कौन सी स्टेट में होते हैं, जैसे कि रूम टेम्परेचर पे O2 है, वो गैसेस फॉर्म में होती है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ लिक्विड्स हैं, लिक्विड एलिमेंट, लिक्विड एलिमेंट्स। लिक्विड एलिमेंट कौन कौन से, सिर्फ 3 हैं जो पूरी पीरियोडिक टेबल में रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। कौन कौन से, Br2 लिक्विड होता है, ठीक है, ध्यान रखना, Br2 लिक्विड होता है। मरकरी, मरकरी तो आप सब जानते भी हैं, थर्मोमीटर में यूज़ होता है ना, मरकरी क्या होता है, लिक्विड होता है। और फ्रांशियम, फ्रांशियम कौन है, जो फर्स्ट ग्रुप का, हमारे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। फ्रांशियम जो होता है वो कौन से स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, देखो ये हमारे सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए कंप्लीट। अब हम मूव कर रहे हैं हमारे सबसे पहली प्रॉपर्टी पे, जिसका हमने हेडिंग पहले ही डाल लिया था। देखें कौन सी प्रॉपर्टी है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमें डिस्कस करना है, ठीक, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z इफेक्टिव से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो Z इफेक्टिव, न्यूक्लियर चार्ज को हम Z बोलते हैं, इफेक्टिव का मतलब इफेक्टिव, ठीक है। Z इफेक्टिव से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो क्या होता है, बहुत आसान है, बहुत आसान, समझने की कोशिश करना और ध्यान रखना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, सारी की सारी इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो जब तक ये समझ में नहीं आएगा ना, तब तक फिर आगे का चैप्टर बर्बाद हो जाएगा ना, इसको समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये हमारा एक न्यूक्लियस है, ये उसका एक शेल, ये दूसरा शेल, ठीक है, ये तीसरा शेल, ठीक। तो समझना क्या है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो ये हमने इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, जो सबसे आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन ये रहा, ठीक। इनर शेल में भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देखो ये रहे, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, अब आप समझो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखो बताओ, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ना। तो अट्रैक्ट करता है, तो हमारा सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर नज़र रखो बस, ये हमारा सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है। बताओ न्यूक्लियस इसको क्या कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में क्या लग रहा होगा, अट्रैक्शन लग रहा होगा, सही बात है। तो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को, इस आउटर शेल इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। लेकिन समझने की कोशिश करना, बताओ क्या साथ में, ये तो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन है, सबसे लास्ट में, सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या इसके पहले भी कुछ और इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं ना। तो न्यूक्लियस तो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन बताओ बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे कि ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये सारे के सारे इसको क्या करेंगे, क्योंकि देखो सेम चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज, मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे नेगेटिव चार्ज है। बताओ नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है ना। तो बाकी के सारे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इस पर कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्शन वाला फोर्स लगेगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब आप समझो, है ना, कि देखो सपोज न्यूक्लियस के पास 10 प्रोटॉन्स हैं, तो बताओ ये 10 प्रोटॉन्स के अट्रैक्शन से इसको अट्रैक्ट कर रहा होता है ना। लेकिन बताओ बीच के इलेक्ट्रॉन्स ने क्या लगा दिया, रिपल्शन लगा दिया। रिपल्शन लगा दिया तो ये बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे ना, बाहर धक्का मारेंगे। तो बताओ, अब बताओ क्या जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या उतने ही 10 प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन फील हो पाएगा क्या, नहीं ना, क्योंकि ये तो धक्का मार रहा है। तो बताओ इसको ऐसा लगेगा कि न्यूक्लियस 10 प्रोटॉन्स के अट्रैक्शन से अट्रैक्ट नहीं कर रहा, उसका क्या हो गया, थोड़ा सा अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया, मतलब उसका न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो जितना नेट उसको अट्रैक्शन फील होगा ना, उसी के अकॉर्डिंग हम डिफाइन करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। अभी धीरे धीरे और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो इसके बारे में कुछ चीज़ें लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो जो आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन है वो 2 टाइप के फोर्स को क्या करता है, फील करता है, एक्सपीरियंस करता है। समझना बहुत आसान है, ठीक है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस 2 टाइप ऑफ फोर्सेस,
जो आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो दो टाइप के फोर्स को फील करता है, एक्सपीरियंस करता है। कौन कौन से? एक तो अट्रैक्शन और एक रिपल्शन, है ना। लेकिन अट्रैक्शन किसकी वजह से? न्यूक्लियस की वजह से। तो पहला फोर्स देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू न्यूक्लियस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी वजह से? न्यूक्लियस की वजह से। और दूसरा फोर्स ऑफ रिपल्शन, मतलब फोर्स ऑफ रिपल्शन किसकी वजह से? जो अंदर के इलेक्ट्रॉन से, जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन से, वो क्या करेंगे? इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का देंगे, रिपल्शन करेंगे ना। तो ड्यू टू इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो बताओ इससे क्या हो जाएगा? इससे हो क्या जाएगा कि जो नेट जो फोर्स होगा ना, अब देखो नेट फोर्स की बात आ जाएगी, क्योंकि अट्रैक्शन भी लग रहा है, रिपल्शन भी लग रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन पे कुछ ना कुछ नेट फोर्स होगा, फाइनल फोर्स होगा। ठीक है। तो ड्यू टू रिपल्शन, force of attraction on outermost shell electron due to repulsion, force of attraction, या हम बोलें नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, नेट लिख लेना यहाँ पर, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। सपोज यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो बताओ पूरा 10 प्रोटॉन्स के अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करता ना, तो वो तो टोटल फोर्स है ना। लेकिन सपोज यहाँ आपके बीच में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। हर एक एटम के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ रिपेल कर रहे हैं, है ना। तो बाहर की तरफ फोर्स करें तो नेट फोर्स जो होगा, बताओ वो क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन वाला जो फोर्स था वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया। ठीक, तो अब देखो यहाँ से एक फॉर्मूला आपको डिराइव करवाता हूँ। बेसिकली उसका कोई डेरिवेशन देखना नहीं है, समझना नहीं है, लेकिन हमारी बुक में तो बस डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन उसका डेरिवेशन मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो एफ नेट, बताओ एफ नेट किसके बराबर होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माइनस फोर्स ऑफ रिपल्शन के बराबर होगा। बोलो सही बात है? देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स का फॉर्मूला तो सब जानते हैं कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखो अट्रैक्शन वाला फोर्स किसकी वजह से था? न्यूक्लियस की वजह से। किसके ऊपर अट्रैक्शन? इस बाहर के इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन। ठीक है, तो Q1 अगर मैं न्यूक्लियस का चार्ज बोलूँ तो आप बता सकते हो ना, न्यूक्लियस का चार्ज हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर समझा ही है। न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स होते हैं? Z प्रोटॉन्स होते हैं, और हर एक का चार्ज कितना होता है? E होता है, Z इंटू ई। और बाहर के इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कितना है? E अपॉन, यहाँ से मान लो न्यूक्लियस से इस बाहर के इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस कितनी है? R, तो ये कितना हो जाएगा? अपॉन R स्क्वायर। ठीक, माइनस देखो फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब फोर्स ऑफ रिपल्शन को, भाई रिपल्शन तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। ठीक है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि इस बाहर के इलेक्ट्रॉन को ऐसा लगेगा कि न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन का फोर्स है ना, वो क्या हो गया? कम हो गया। न्यूक्लियस का जो चार्ज है ना वो कम हो गया, तभी तो अट्रैक्शन कम हो गया। ठीक है, तो देखो हम जो कह रहे हैं ना कि कम चार्ज हो गया न्यूक्लियस का, उस टर्म को हम दिखाते हैं कि मान लो पहले Z प्रोटॉन्स थे, है ना। अब अगर न्यूक्लियस का चार्ज कम हो गया मतलब प्रोटॉन्स कम हो गए, तो उस कम प्रोटॉन्स को हम दिखा रहे हैं किससे? सिग्मा से। ठीक है, सिग्मा इंटू ई, ये न्यूक्लियस का चार्ज, इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन R स्क्वायर। बोलो ठीक है, ये रिपल्शन का हो गया। ये सिग्मा हमने डिफाइन किया है। सिग्मा क्या डिफाइन किया है? कि जो हमने मान लिया कि इतना चार्ज क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, है ना। रिड्यूस्ड चार्ज, रिड्यूस्ड चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, और इस तरफ देखो हम क्या लिख रहे हैं। देखो एफ नेट का भी तो फॉर्मूला होगा भाई, फोर्स तो ये भी है। तो एफ नेट, देखो नेट तो कौन हो गया? जितना ही एक्सपीरियंस कर रहा है। कितना एक्सपीरियंस कर रहा है बताओ? कितना चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है? किस नाम से जान रहे हैं? उस जो नेट चार्ज रह गया न्यूक्लियस का, उसको हम जान रहे हैं Z इफेक्टिव से, इंटू ई, ये तो न्यूक्लियस का चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन R स्क्वायर। बताओ, बोलो सही है? इतना समझ में आया? देखो सब तरफ क्या हो जाएगा? यहाँ से जो भी कॉमन है ना, देखो K कॉमन है, ई स्क्वायर कॉमन है सब जगह पर, R स्क्वायर कॉमन है, तो सब कॉमन हो जाएगा। और सब कुछ कट के देखो क्या बचेगा। देखो जब सब कैंसिल हो जाएगा तो देखो फाइनली जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा
जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। तो ये फॉर्मूला है जो हमारी बुक के अंदर है, कोई डेरिवेशन हमें देखना नहीं है, तो बस समझाने के लिए है, ठीक है। जहाँ पर सिग्मा क्या है, अब देखो ये सिग्मा आया किसकी वजह से, इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ना, तो इस टर्म को हम बोलते हैं, सिग्मा को हम बोलते हैं, देखो जेड तो हमारा है एटॉमिक नंबर, ठीक है। सिग्मा को हम बोलते हैं स्क्रीनिंग ऑब्लिक शील्डिंग कांस्टेंट, ये हम सिग्मा को बोलते हैं स्क्रीनिंग ऑब्लिक शील्डिंग कांस्टेंट, ठीक है। अब इसका भी मतलब समझ लो कि सिग्मा को स्क्रीनिंग और शील्डिंग क्यों बोला जा रहा है, बताओ। ये सिग्मा हमने माइनस किया, या वो है ना जो हमने रिपल्शन की वजह से माइनस किया। बताओ रिपल्शन किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। अब देखो क्या हम ये बोल सकते हैं क्या कि जो अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को बचा रहे हैं, किससे बचा रहे हैं, न्यूक्लियस से बचा रहे हैं, रिपल्शन कर रहे हैं ना, अट्रैक्शन से बचा रहे हैं ना, तो बचा रहे हैं मतलब शील्ड कर रहे हैं, स्क्रीन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम है शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक। तो यहीं से हमारा फॉर्मूला आ जाता है जेड इफेक्टिव का, ठीक है। तो इतना हमने लिख लिया, अब आप इसको कॉपी करो और हम फिर इसके बाद और चीज़ें इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। कॉपी करो इसको, तो कॉपी कर लिया, ठीक है। अब यहाँ के बाद देखें कुछ पॉइंट्स लिखते हैं इसके लिए। तो देखें यहाँ से हमारा फॉर्मूला तो आ ही गया, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। तो नेट न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ से हम जेड इफेक्टिव की डेफिनेशन बना रहे हैं, ठीक है। नेट न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय आउटर शेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, जो नेट न्यूक्लियर चार्ज होता है ना, जो बाहर के इलेक्ट्रॉन को फील होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, जेड इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, जेड इफेक्टिव। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा एक और पॉइंट, अब ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये पूरा प्रोसेस इलेक्ट्रॉन को बचाने का, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड करने का, तो दिस इफेक्ट जो पूरा इफेक्ट है, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग ऑब्लिक शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। तो इस पूरे इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, ठीक। तो ये 2 पॉइंट्स कॉपी कर लें, मैं इधर का रफ कर रहा हूँ और कुछ और चीज़ें इसकी डिस्कस करते हैं। देखो तो कॉपी कर लिया होगा। अब देखें एक और पॉइंट, शील्डिंग ऑर्डर ऑफ सब शेल ऑफ सेम शेल। अब मतलब देखो एक ही शेल के अलग अलग सब शेल होते हैं, जैसे कि S P D F, ठीक है। तो S का देखो S के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, P के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, तो S की जो शील्डिंग है वो कैसी है, P की शील्डिंग है जो वो कैसी है, इनके बीच में ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो इनके बीच में जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर होता है, S की शील्डिंग बहुत अच्छी होती है, सबसे अच्छी किसकी शील्डिंग होती है, S की, फिर किसकी होती है, P की, फिर किसकी होती है, D की, और सबसे लास्ट में जो बेकार हम बोलेंगे, बेकार किसकी होती है, F की, ठीक है। तो ये ऑर्डर होता है, ठीक है। शील्डिंग का ऑर्डर क्या होता है, ये रहा, ठीक है। अब जैसे कि डायग्राम था ना हमारा, डायग्राम में भाई ये हमारा सपोज ये S हो सकता है, इसके बाहर P हो सकता है, ये D हो सकता है ना। तो एक ही शेल के अलग अलग सब शेल हो सकते हैं, तो उनके शील्डिंग का ऑर्डर क्या है, ये रहा, है ना। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझो, समझना है ना, मज़ेदार एग्जाम्पल है। देखो समझो कि यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, ठीक है, ये आप ही में से कोई एक आदमी है। अब इस आदमी की किसी से लड़ाई हो गई, है ना। अब इस आदमी की किसी से लड़ाई हो गई, तो दूसरे किसी ग्रुप से लड़ाई हो गई इसकी। अब दूसरे ग्रुप के सारे लोग आ रहे हैं इसको मारने ना, 3-4 लोग इसको मारने के लिए आ रहे हैं। अब आपको जैसे ही पता चला कि भाई मतलब इसको पता चला कि जैसे इसको लोग मारने आ रहे हैं, तो इसने फटाफट अपने दोस्तों को फ़ोन किया, है ना। अपने दोस्तों को फ़ोन किया कि भाई मेरे को कुछ लोग मारने आ रहे हैं, बचाओ, ठीक। अब इसके दोस्त है ना, अब इस आदमी को मैं बना रहा हूँ न्यूक्लियस, ठीक है।
ये हमारा वो आदमी है। अब देखो दो पॉसिबिलिटी मैं बना रहा हूँ आपके सामने। देखो मार तो खानी है ना, अब मार तो खानी है, बचाना है इसके दोस्तों को। दोस्त कौन है? इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये पहली कंडीशन है कि एक तो चार दोस्त थे, चार दोस्त ने उसको घेर लिया, बिल्कुल पास पास खड़े हैं ना। दूसरी, ये पहली कंडीशन, ठीक है, बचाने के लिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि वो जो चारों दोस्त हैं वो चारों दोस्त दूर दूर खड़े हैं। देखो चार थे ना, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार। ये एक दूसरी कंडीशन है जिसमें चारों दोस्त कहाँ खड़े हैं? दूर दूर खड़े हैं, ठीक है। अब वो कोई दूसरा आदमी, ये एक दूसरा आदमी अब इसको मुक्का मारने के लिए आ रहा है, ठीक है, मुक्का मारने के लिए आ रहा है। अब बताओ ज़्यादा चांसेस कौन सी कंडीशन में होंगे मुक्का पड़ने के? इस वाली कंडीशन में या इस वाली कंडीशन में? मतलब ज़्यादा अच्छे शील्डिंग कौन सी कंडीशन में होगी? इस वाली कंडीशन में या इस वाली कंडीशन में? इसमें, है ना, क्योंकि बहुत पास पास बहुत अच्छे से इसको कवर किया हुआ है इसको, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर चारों बहुत दूर दूर खड़े हैं, देखो बहुत ज़्यादा स्पेस है, ठीक है। तो इस कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में मुक्का पड़ने के चांसेस क्या होंगे? ज़्यादा होंगे, मतलब यहाँ की शील्डिंग क्या है? कम है। तो इसी तरीके से समझो एस पी डी एफ को। बताओ एस बहुत पास होता है ना न्यूक्लियस के, सबसे पास कौन होता है? एस, फिर पी, फिर डी और फिर कौन होता है? एफ। तो सबसे अच्छी शील्डिंग किसकी होगी? एस की, फिर पी की, फिर डी की और फिर किसकी? एफ की, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे वेरी गुड शील्डिंग, ठीक है। और ये जो है ये तो भैया पुअर है, पुअर, वेरी पुअर शील्डिंग, वेरी पुअर शील्डिंग, ठीक है। तो इसकी शील्डिंग बहुत अच्छी होती है, इसकी अच्छी होती है, इसकी बेकार होती है और इसकी महा बेकार होती है ना। एफ की शील्डिंग कैसी होती है? बहुत ज़्यादा बेकार, महा बेकार, ठीक। ये हो गया किसका ऑर्डर? शील्डिंग का ऑर्डर। इसको कॉपी करो और कुछ आगे की पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। अब देखो, अब हम देखते हैं कि अब हमें पता है ना, देखो कि हम ये कह रहे हैं कि इस न्यूक्लियस का सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे, अब इसको तो भूल जाओ, खैर वापस डायग्राम पे जाते हैं हमारे वाले। ये हमारा डायग्राम है, ये सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर एक और शेल है, ये उसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस पे हम शील्डिंग देख रहे हैं, तो एक तो अट्रैक्शन है और बाकी सबकी वजह से क्या है? रिपल्शन है। तो हम देख रहे हैं कि भाई हम सबको पता है कि नेट जो है वो अट्रैक्शन ही आ रहा है ना। नेट क्या आ रहा है? अट्रैक्शन ही आ रहा है ना। रिपल्शन भी लग रहा है लेकिन नेट जो फोर्स है वो अट्रैक्शन का है। अब ये हम कैसे करें कि नेट फोर्स जो है वो अट्रैक्शन का है? नेट फोर्स रिपल्शन भी तो हो सकता है। यहाँ तो प्रोटॉन बैठे हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी तो बहुत सारे हैं, तो नेट फोर्स रिपल्शन क्यों नहीं है? ये इलेक्ट्रॉन रिपल्शन का अगर नेट फोर्स होता तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता ना। तो देखो चेक करते हैं कि कैसे अट्रैक्शन ही लग रहा है जो टोटल ओवरऑल जो लग रहा है नेट फोर्स। तो फॉर एन एटम, न्यूट्रल एटम की बात चल रही है। बताओ एक न्यूट्रल एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, जितने नंबर ऑफ क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं? उतने नंबर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब समझो कि एक एग्जांपल है ना कि हम सपोज कैलकुलेट कर रहे हैं जेड इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका? हीलियम का। तो हीलियम का कैलकुलेट करें तो बताओ हीलियम के पास प्रोटॉन्स कितने होते हैं? 2 प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक। अब आप शील्डिंग चेक कर रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो शील्डिंग चेक कर रहे हो, ठीक है। अब बताओ इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला तो ये है, ठीक है, और रिपेल करने वाला कौन है? रिपल्शन लगाने वाला कौन है? ये एक इलेक्ट्रॉन है। अब आप बताओ अट्रैक्ट करने वाले तो कितने प्रोटॉन हैं? 2 प्रोटॉन। लेकिन रिपेल करने वाला कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। अब भाई टोटल इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास 2 हैं, लेकिन देखो हम तो चेक तो एक पे तो हम चेक ही कर रहे हैं। अब जिस पे चेक कर रहे हैं वो खुद को थोड़ी रिपल्शन लगाएगा, रिपल्शन तो दूसरा लगाएगा ना। मतलब अट्रैक्शन वाले तो 2 हैं लेकिन रिपल्शन वाला कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो समझो ये तो एग्जाम्पल है ना। तो हम बात कर रहे हैं अट्रैक्शन की और किसकी? रिपल्शन की। तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा रिपल्शन से। क्यों? क्योंकि सपोज हमारे पास प्रोटॉन्स कितने हैं? n,
यहाँ से रिलेट करो, हमारे पास प्रोटॉन कितने थे अट्रैक्ट करने वाले 2, तो बताओ इलेक्ट्रॉन कितना है, एक ही है ना, तो बताओ रिपेल करने वाले इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, n-1, एक इलेक्ट्रॉन कम होगा। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर तो हम चेक ही कर रहे हैं ना, तो खुद को रिपेल करेगा। रिपेल तो रिपल्शन तो कौन लगाएंगे, बाकी इलेक्ट्रॉन्स लगाएंगे, मतलब रिपल्शन लगाने वाले इलेक्ट्रॉन तो एक कम हो गए, लेकिन प्रोटॉन क्या है, एक ज़्यादा है। तो बताओ नेट फोर्स कौन सा होगा, अट्रैक्शन होगा ना। अब भाई ये बिल्कुल सही बात है, अट्रैक्शन ही होना चाहिए। रिपल्शन होता तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर भाग जाता है ना, बाहर भाग जाता तो फिर तो कोई इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता ना, बाहर चला जाता तो नेचुरली, तो बताओ एटम ही एग्जिस्ट नहीं करता फिर तो। इसलिए तो सही बात भी है कि अट्रैक्शन ज़्यादा होना चाहिए, अट्रैक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन ये रहेगा और एटम क्या होगा, स्टेबल होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर भाग जाता, रिपल्शन अगर डोमिनेट होता तो फिर एटम की स्टेबिलिटी नहीं रहती, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बाहर भाग चुके होते। ठीक है, तो देखो अट्रैक्शन ज़्यादा है किससे, रिपल्शन से, तो हम बोलते हैं कि ये ऐसे लिखो, चलो ठीक है, नेट फोर्स इज अट्रैक्शन ड्यू टू मोर प्रोटॉन्स। ठीक है, यहाँ से समझना, इस पॉइंट को हमने यहाँ से लिखा है ना कि प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं, अट्रैक्शन करने वाले प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं रिपल्शन करने वाले इलेक्ट्रॉन से, तो इसलिए नेट फोर्स जो होता है वो क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ठीक, यहाँ तक कॉपी करो, फिर थोड़ी सी और चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करनी है, इसको कॉपी कर लो, रफ करता हूँ मैं। तो कर लिया कॉपी, तो मैं रफ कर रहा हूँ। अब देखो हमने ये बात समझी अभी कि कैसे अट्रैक्शन ज़्यादा है रिपल्शन से ना, नेट फोर्स जो है वो अट्रैक्शन वाला है। तो एक पॉइंट तो हमने समझ लिया कि कैसे है, क्योंकि प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन ज़्यादा लग रहा है और एक इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन क्या लग रहा है, कम, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, उस पर तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। एक और पॉइंट से समझो, एक और पॉइंट से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे अट्रैक्शन ज़्यादा है। ठीक है, देखो मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ, आप कंक्लूड करोगे, आप समझोगे कि ऐसा मैंने क्यों लिखा है। ठीक है, पार्टिसिपेशन ऑफ प्रोटॉन इन अट्रैक्शन इज 100%। ठीक है, मतलब एक प्रोटॉन का अट्रैक्शन में पूरा का पूरा पार्टिसिपेशन है, 100% पार्टिसिपेशन है। ठीक है, बट पार्टिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन किस में होता है, रिपल्शन में। बट पार्टिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रिपल्शन इज लेस देन 100%। ये मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट्स लिखे हैं। थोड़ी देर आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, थोड़ी देर आपको सोचना है कि ऐसा मैंने क्यों लिखा है। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे लिखा है। देखो ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारे इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये थोड़े से और इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और ये वो इलेक्ट्रॉन है जिस पे हम सारी चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखा है पार्टिसिपेशन ऑफ प्रोटॉन इन अट्रैक्शन इज 100%, मतलब एक प्रोटॉन का पूरा पार्टिसिपेशन होगा। क्यों? क्योंकि देखो सारे के सारे प्रोटॉन्स जो हैं वो क्या इस न्यूक्लियस के अंदर है ना, न्यूक्लियस तो बिल्कुल बैठा हुआ है ना, चुपचाप बैठा हुआ है, वो तो कहीं नहीं जा रहा। तो जितने प्रोटॉन होंगे ना वो बिल्कुल चुपचाप इसको अट्रैक्ट कर होंगे पूरे फोर्स से। लेकिन इलेक्ट्रॉन का इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि ये क्यों है, ये क्या लिखा हुआ है। देखो इलेक्ट्रॉन बताओ क्या कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं ना, कर रहे होते हैं। अब आप एक बहुत नॉर्मल चीज़ से समझना, यहाँ तो लग रहा है अट्रैक्शन पूरा इसकी वजह से 100% है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से रिपल्शन जो है वो लेस देन 100% है। क्यों? क्योंकि बताओ इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली क्या होते रहते हैं, घूमते रहते हैं ना। इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली क्या होते हैं ना, मूव कर रहे होते हैं ना। अब एक नॉर्मल से पॉइंट से समझना, आप किसी काम को कर रहे हो बिल्कुल शांति से एक जगह बैठ के ना, तो ज़्यादा अच्छे से काम होगा। और उसी काम को आप भागते भागते दौड़ते उड़ते अलग अलग जगह पर जा के कर रहे हो ना, नाचते नाचते कर रहे हो, बताओ कौन से कंडीशन में काम ज़्यादा अच्छे से होगा? पहली कंडीशन में, जो आप एक जगह बैठ के अच्छे से प्यार से उस काम को कर रहे हो, है ना। सेम चीज़ वही है। देखो प्रोटॉन्स तो बिल्कुल बहुत अच्छे से एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं चुपचाप बैठ के, है ना। और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। सपोज मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, तो अभी तो ये यहाँ है ना, किसी टाइम पे यहाँ पर होगा, ठीक है। तो उसका पार्टिसिपेशन क्या हो जाएगा, लेस देन 100% हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिसिपेशन क्या होता है, लेस देन 100%, है ना। n-1 तो है ही, और 100% से भी कम लगा रहे हैं। मतलब आप सब अब तो बिल्कुल क्लियर है कि जो नेट फोर्स है वो कौन सा लगने वाला है, अट्रैक्शन का लगने वाला है, ठीक है। उसको कॉपी करना। अब हम चल रहे हैं वेरिएशंस की तरफ। वेरिएशंस इन पीरियड एंड ग्रुप।
कि कैसे जेड इफेक्टिव वेरी करता है पीरियड के साथ और ग्रुप के साथ। तो देखो, वेरिएशन इन पीरियड एंड ग्रुप, कि भाई जेड इफेक्टिव अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करें तो कैसे जेड इफेक्टिव चेंज होता है। कैसे चेंज होने का मतलब इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट जाने पे और टॉप टू बॉटम जाने पे। कि जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, जैसे कि लिथियम से रुबिडियम फ्रेंशियम तक, तो टॉप टू बॉटम जाने पे कैसे चेंज होता है, वही चीज़ चेंज होने का मतलब क्या इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। तो ये वेरिएशन हमें समझना है, ठीक है, पीरियड और ग्रुप के अंदर। तो एक नॉर्मल चीज़ से समझो पहले। तो देखो, पीरियड का मतलब हम बोलते हैं, देखो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो पीरियड चलता है ना, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ये हमारा पीरियड होता है। और टॉप टू बॉटम ये हमारा क्या होता है, ग्रुप होता है। तो इसी में हमें वेरिएशन देखने हैं कि जेड इफेक्टिव जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो कैसे चेंज होता है, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो कैसे चेंज होता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। तो देखें एक एक करके समझना। बताओ, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या बताओ, प्रोटॉन्स इंक्रीज होते हैं ना, ठीक है, प्रोटॉन्स इंक्रीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होते हैं, सही बात है। लेकिन आपने अभी भी देख लिया कि किसका इफेक्ट ज़्यादा रहता है, प्रोटॉन्स का, अट्रैक्शन का, ठीक है। प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। बताओ, लेकिन नंबर ऑफ शेल क्या रहता है, नंबर ऑफ शेल क्या रहता है, कांस्टेंट। नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट रहने का मतलब क्या है, सपोज आप लिथियम लेफ्ट राइट जा रहे हैं ना, तो लिथियम से कहाँ तक जाएंगे, नियोन तक। ये तो हुआ लेफ्ट राइट। बताओ लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s1, नियोन का क्या है, 2s2, 2p6। बताओ, शुरू से लेके एंड तक 2 चल रहा है ना, नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट है ना। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे, लेफ्ट टू राइट वेरिएशन देखने पे नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट रहता है, ठीक है। टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं तो टॉप टू बॉटम में देखो, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो बताओ क्या आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है ना। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, अब लिथियम से टॉप टू बॉटम चलो तो लिथियम के नीचे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन 2s1, सोडियम का 3s1, पोटेशियम का 4s1, रुबिडियम का 5s1। बताओ टॉप टू बॉटम जाने पे क्या लास्ट वाला जो कॉन्फ़िगरेशन वो तो सेम है ना। देखो दूसरी चीज़, कॉन्फ़िगरेशन तो सेम है, लेकिन बताओ नंबर ऑफ शेल क्या होते हैं, नंबर ऑफ शेल क्या होते हैं। लिथियम 2s1 सेकेंड शेल, सेकेंड शेल, हाँ सही है, सेकेंड शेल। सोडियम 3s1 थर्ड शेल, पोटेशियम फोर्थ शेल 4s1, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम जाने पे नंबर ऑफ शेल कंटिन्यूसली क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। और नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते जा रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या होती जा रही है, डिस्टेंस इंक्रीज होती जा रही है ना, ठीक है। तो यहाँ पर वेरिएशन, अब ये तो हमने समझ लिया कि किसके थ्रू चेक करना है, इन पॉइंट्स के थ्रू चेक करना है, टॉप टू बॉटम में इन पॉइंट्स के थ्रू चेक करना है। अभी हमने ये बात नहीं की कि इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, अब वो तो हम एक एक टॉपिक डाल के करेंगे कि लेफ्ट राइट पे क्या होगा, है ना। तो ये आप चीज़ बना लो कि भाई लेफ्ट राइट पे नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट रहते हैं, टॉप टू बॉटम में नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ होते हैं, डिस्टेंस बढ़ती जाती है, ठीक। अब देखें, सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं किसको, लेफ़्ट टू राइट को। और आज लेफ़्ट टू राइट तक ही रखेंगे, टॉप टू बॉटम हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बहुत आसान है लेफ़्ट टू राइट तो डिस्कस करना। सबसे पहले है कौन सा, वेरिएशन कहाँ, लेफ़्ट टू राइट। इन लेफ़्ट टू राइट क्या होता है, एक पीरियड होता है, इन अ पीरियड। तो बहुत आसान है। बताओ लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो प्रोटॉन्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, प्रोटॉन्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। लेकिन बताओ देखो लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट, प्रोटॉन्स इंक्रीज़, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़। लेकिन बताओ डोमिनेट कौन करेगा, अट्रैक्शन इंक्रीज़ होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा किससे, रिपल्शन से। बोलो सही है। लेफ्ट राइट जा रहे हो तो प्रोटॉन्स, भाई लिथियम से बेरिलियम पे जा रहे हो, ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम का 4 है, तो 3 से 4 आए ना तो प्रोटॉन्स बढ़े, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़े। लेकिन बताओ इफेक्ट ज़्यादा किसका रहता है, प्रोटॉन्स का। ये तो सीखा था अभी इतनी देर से, है ना। तो प्रोटॉन्स का इफेक्ट ज़्यादा रहता है, तो मतलब बताओ कि अट्रैक्शन बढ़ रहा है ना, और अट्रैक्शन बढ़ रहा है सिंस अट्रैक्शन इंक्रीजेज। बताओ लेफ्ट राइट जा रहे हैं, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो सिंस अट्रैक्शन इंक्रीजेज देयरफॉर क्या, जेड इफेक्टिव
इंक्रीजेस, ठीक है। तो लेफ्ट राइट जाने पे जेड इफेक्टिव क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, ठीक है, इंक्रीज होता जाता है। अब आप किसी की भी बात कर लो, चाहे फर्स्ट पीरियड की बात करो, वहाँ पर भी इंक्रीज होगा, सेकंड पीरियड में भी इंक्रीज होगा, थर्ड में भी इंक्रीज होगा, मतलब सारे के सारे पीरियड्स में जेड इफेक्टिव क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि सब जगह ये तो लगेगा ही ना, प्रोटॉन्स तो बढ़ ही रहे हैं सब जगह, लेफ्ट राइट आओगे तो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, लेकिन अट्रैक्शन ज़्यादा रहता है, रिपल्शन कम रहता है। और अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ता जा रहा है तो जेड इफेक्टिव भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये हो गया लेफ़्ट टू राइट का वेरिएशन, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया आज। अब हम जो हमारा टॉप टू बॉटम वाला वेरिएशन है तो थोड़ा सा वो लेंदी है, इसलिए मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा। तो देखो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज की चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनर्ट गैसेस, है ना, ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स और भी बहुत सारे थे, हेलोजन, चेल्कोजेंस, निक्टोजेंस, ठीक है। तो ये सारे हमने डिस्कस किए। फिर हमने स्टार्ट किया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव क्या होता है, वापस थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि जो सबसे बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, दो टाइप के फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू न्यूक्लियस और फोर्स ऑफ रिपल्शन ड्यू टू इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, इनर इलेक्ट्रॉन्स। तो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर वाले पे रिपल्शन लगाते हैं, तो वो बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसका जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की वजह से वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जितना चार्ज वो न्यूक्लियस का एक्सपीरियंस करता है, रिड्यूस्ड चार्ज, उसी को हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। फिर कुछ इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। अगर हम सिग्मा की बात करें तो उसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। जो एक ही शेल के अलग अलग जो सब शेल्स होते हैं SPDF, उसमें ऑर्डर क्या होता है, स्क्रीनिंग का, शील्डिंग का, सबसे अच्छे से कौन शील्ड करता है, S करता है, फिर P करता है, फिर D करता है, और सबसे लास्ट में कौन होता है, F। मतलब S की सबसे अच्छी, P की अच्छी, D की बेकार और F की तो महाबेकार, ठीक है ना। फिर हमने देख लिया कि कैसे अट्रैक्शन डोमिनेट करता है, क्योंकि प्रोटॉन्स ज़्यादा रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, प्लस प्रोटॉन्स का पार्टिसिपेशन अट्रैक्शन में 100% होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का लेस देन 100% होता है। वेरिएशंस में लेफ्ट राइट जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है या कम होता है, बढ़ता है, क्योंकि लेफ्ट राइट जाएंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इफेक्ट ज़्यादा किसका होता है, प्रोटॉन्स का होता है। तो प्रोटॉन्स के बढ़ने की वजह से, ज़्यादा इफेक्ट प्रोटॉन का शो होने की वजह से जेड इफेक्टिव लेफ्ट राइट जाने पर क्या हो रहा होता है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा होता है, कहीं पर भी डिक्रीज नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में यहीं तक। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं।